हेलो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में जारशाही शासन का अंत हुआ और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। इस खंड में हम फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के विषय में पढ़ेंगे। राजतंत्र का उन्मूलन, तब जो राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना नेशनल असेंबली अर्थात तृतीय एस्टेट के विद्रोह के फलस्वरूप स्थापित हुआ था 1791 में, उसका अब क्या हो रहा है? उन्मूलन। और फ्रांस में किस चीज़ का मार्ग प्रशस्त हो रहा है? गणतंत्र की स्थापना का। तब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, तो इसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न टॉपिकों के अंतर्गत समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि सोशल साइंस थोड़ा कठिन पड़ता है, किंतु इसको हम सरल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समस्त घटनाएं आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यह विश्व से संबंधित है। अभी तक आप लोगों ने केवल भारत के इतिहास के विषय में पढ़ा है, इसलिए थोड़ा कठिन लग सकता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं सरलीकरण करने का। तो पहला टॉपिक क्या है? प्रशा के शासक से गुप्त संधि। जैसा कि हम पिछले वीडियो में यह बता चुके हैं कि लुई 16वें को तृतीय एस्टेट यानी नेशनल असेंबली को जनता के विद्रोह के समक्ष झुकना पड़ा और मान्यता प्रदान करनी पड़ी। उसने बेमन से नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी थी। इस प्रकार फ्रांस में क्या हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। किंतु लुई 16वां जो था वो क्या कर रहा था कि उसने मजबूरी में यह जो है निर्णय लिया था, मन से नहीं लिया था, और फ्रांस में अभी भी तनाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी, क्योंकि लुई 16वां संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था, परंतु वह क्या कर रहा था कि प्रशा की राजा से गुप्त संधि के लिए वार्ता चला रहा था। मतलब गुप्त रूप से क्या कर रहा था? पड़ोसी देश प्रशा के राजा से बातचीत कर रहा था और एक प्रकार की योजना बना रहा था कि फ्रांस की, और साथ ही क्या था कि फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, क्योंकि लगभग सभी देशों में ऐसी ही व्यवस्था थी यूरोप के, तो इसलिए जनता के सामने लुई 16वें को झुकना पड़ा। तो ऐसे ही सभी राजतंत्र, सभी जगह क्या था? राजतंत्र ही था, और निरंकुश राजतंत्र था जो प्रजा के हित का कार्य नहीं करता था। तो सभी देशों के शासक क्या हो गए थे? फ्रांस की घटनाओं से चिंतित हो गए थे, और फिर ये शासक जो थे इन्होंने 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि 1789 में ही क्या हुआ था? तृतीय एस्टेट द्वारा जो है जारशाही के शासन को उखाड़ फेंका गया था। तो ये 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बनाई थी। अब है पड़ोसी देशों द्वारा सेना भेजने की योजना बनाई। अब नेशनल असेंबली द्वारा 1792 ईस्वी में प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का घोषणा पत्र पारित किया जाना। तो इन लोगों ने योजना बनाई प्रांतों से और क्या किया कि लेकिन इस योजना, जो कि गुप्त योजना बनाई गई थी, जब तक ये योजना को अमल में लाते तब तक नेशनल असेंबली यानी तृतीय एस्टेट को इस योजना के विषय में पता चल गया, और 1792 में नेशनल असेंबली यानी तृतीय एस्टेट ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा पत्र का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब है महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और घोषणा पत्र के पारित करने के पश्चात प्रांतों से हजारों
स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। तब स्वेच्छा से लोग क्या होने लगे, सेना में भर्ती होने लगे। और इसके बाद क्या हुआ कि जब लोग सेना में भर्ती होने लगे तो घर में क्या हो गया, पुरुषों की कमी हो गई। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी जो थे वो सेना में भर्ती होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। अर्थात यह युद्ध किसके विरुद्ध था, कुलीन, यानी जैसा कि हम सामाजिक वर्गीकरण के विभाजन में बताए थे कि पहला वर्ग क्या था, पादरियों का था, दूसरा कुलीन वर्ग जिसमें राजा भी आता था, और तीसरा क्या था, तृतीय स्टेट में सामान्य नागरिक आते थे। तो इस प्रकार यह युद्ध मतलब वहाँ की जनता ने किसके विरुद्ध बताया, कुलीनों के विरुद्ध बताया। और उनके होठों पर देशभक्ति के तराने तैरने लगे, जैसा कि भारत में भी हुआ था। जब यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो यहाँ वंदे मातरम के गीत गाते हुए क्रांतिकारी बनते थे। इसी तरह से उनके होठों पर भी स्वतंत्रता के गीत के तराने थे, जिसको लिखा था मार्सिले नामक कवि ने लिखा था। और यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। मार्सिलेस जगह का भी नाम था, वहाँ से जो सेना में भर्ती हो रहे थे नवयुवक, तो सबसे पहले वहीं पर इस गीत को गाया गया था। तो इसलिए इस गाने का नाम भी क्या हो गया, मार्सिले, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को क्या हुई, भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के पश्चात घर परिवार और रोजी रोटी, जो अभी हमने बोला था महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो क्या हो गया, जब पुरुष मोर्चे पर चले गए तो उनके जाने के पश्चात घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी किस पर आ गई, औरतों पर आ गई। और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगने लगा था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो पिछली क्रांति हुई थी, एक बड़े हिस्से द्वारा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के चर्चे होने लगे। ये टॉपिक अब हम प्रकाश डाल रहे हैं कि पिछली क्रांति में क्या हुआ था कि एक बड़े आबादी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था, जैसा कि हमने चित्र में समझाया था कि इसे निष्क्रिय जनता माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि वे कर अदा करने में असमर्थ थे। तो इस पर अब चर्चा होने लगा कि सबको क्या होना चाहिए, एक बड़े हिस्से द्वारा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के चर्चे की सबको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और इसमें जो लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा करके सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। तब इस मांग के लिए लोग क्या करते थे, एक राजनीतिक अड्डा बना लेते थे और उस पर बहसबाजी शुरू करते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के समय, या अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो एक साथ लोग इकट्ठे ही नहीं हो रहे हैं, फिर भी सोशल मीडिया द्वारा विभिन्न तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं। तो ऐसे ही उस समय क्या होता था कि लोग इकट्ठा हो जाते थे और राजनीति पर बहस करते थे कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या सुधार होना चाहिए। पिछली सरकार जो बनी है यानी संवैधानिक राजतंत्र, तो उसकी क्या गलतियां हैं, उसमें किस प्रकार का सुधार होना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं बैठ कर के क्लबों में लोग करने लगे। और फिर क्या हुआ कि इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। मतलब जो क्लब बना चर्चा के लिए, उसमें जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई और यह क्लब सबसे सफल रहा। किसके लिए सफल रहा, राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के चर्चे में सफल रहा। और जैकोबिन के नेता थे, जो लोग थे वो जनता के राजनीतिक अधिकारों के समर्थक थे। और जैकोबिन क्लब नाम किसके नाम पर पड़ा था, पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट
जैकब के नाम पर जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा था और यह अब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। और इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। और जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, मतलब इसमें अमीर वर्ग के लोग सम्मिलित नहीं थे। और इनमें कौन कौन आता था? छोटे दुकानदार आते थे, कारीगर आते थे जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। दिहाड़ी मजदूर जो थे वो इसमें आते थे। और इनका नेता था मैक्समिलियन रॉब्सपियरे, यानी जो जैकोबिन दल का प्रमुख नेता कौन था? रॉब्सपियरे था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। अलग तरह के वस्त्र पहनना, अभी हमने लिखा है जैकोबिन द्वारा अलग तरह के कपड़े पहनना। तो जैकोबिनों ने क्या किया? अपने आप को कुलीनों से अलग दिखने के लिए कैसा कपड़ा पहनना शुरू किया? गोदी कामदारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि गोदी कामगार जो थे वो तृतीय एस्टेट में आते थे, इसलिए अलग से, मतलब अपने आप को गरीब वर्ग का प्रतिनिधि दिखाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, जो उस समय वहाँ के अमीर लोग होते थे वो क्या पहनते थे? घुटने तक का वस्त्र पहनते थे, जिसे ब्रीचेस बोला जाता था। कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए ऐसा किया था। मतलब धारीदार वस्त्र जो पहनते थे, किस वजह से पहनते थे? कि वे कुलीनों के वस्त्र से अलग दिखें और स्वयं को कुलीनों से अलग, यानी कि गरीब वर्ग का प्रतिनिधि दिखाने के लिए कि हम गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके लिए जैकोबिनों ने क्या किया? धारीदार पतलून पहनना शुरू कर दिया और ब्रीचेस को त्याग दिया। और इसके साथ ही ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान भी कर दिया। एक तरह से इन्होंने कपड़े के द्वारा क्या किया कि कुलीनों के सत्ता समाप्ति का संदेश भी दिया। फिर है 1792 में जैकोबिनों द्वारा हिंसक विद्रोह। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया। 100 कुलात का शाब्दिक अर्थ है लाल रंग की टोपी और बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष क्या करता था? लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को टोपी पहनने की अनुमति नहीं थी। अब है 1792 जैकोबिनों द्वारा हिंसक विद्रोह। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। जैसा कि हमने खाद्य जाल में बताया था कि वहाँ अक्सर क्या होता था? सूखा पड़ जाता था, तो वहाँ पर अनाज की कमी हो जाती थी। और कल्पना कीजिए, जब अनाज की कमी होगी तो क्या होता है? कालाबाजारी होती है और अनाज के दाम बढ़ जाते हैं, जमाखोरी होने लगती है। तो इसी तरह से वहाँ भी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। तो इससे जो है महंगाई भी बढ़ जाती है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। तो महंगाई से नाराज होकर के जैकोबिनों ने क्या किया था? पेरिसवासियों को लेकर के एक हिंसक विद्रोह की योजना बना ली थी। कब बनाई थी? 1792 ईस्वी में। और इसके बाद 10 अगस्त की सुबह क्यूलेरिए 10 अगस्त 1789 ट्यूलेरिए महल पर इन्होंने क्या किया? धावा बोल दिया।
और राजा के रक्षकों को मार गिराया। 10 अगस्त 1789 को जैकोबिनों द्वारा क्या किया गया? पेरिस महल ट्यूलेरिये पर धावा बोल दिया गया और महल के रक्षकों को मार दिया गया और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया रखा गया। तब राजा को बंधक बना लिया गया और इसके पश्चात नेशनल असेंबली जो थी उसने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया और इसके बाद 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी को, स्त्री पुरुष को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, मतदान का अधिकार दे दिया गया। अब लास्ट है 1792 नवनिर्वाचित असेंबली का नाम क्या रखा गया? 1700 निर्वाचित में नव निर्मित असेंबली का नाम कन्वेंशन कर दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और गणतंत्र की स्थापना कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव किया जाता है। यह वंशानुगत जारशाही नहीं है, यानी इसमें एक राजा के मरने के बाद उसका पुत्र गद्दी पर नहीं बैठता है, बल्कि क्या होता है, जनता द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है और कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है और इसमें सभी देशों में उम्र का प्रतिबंध होता है और कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा करने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि अपने देश में है लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, देशद्रोही नहीं होना चाहिए, आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं होना चाहिए, इसी तरह की शर्तें रखी जाती हैं। तो यहाँ पर गणतंत्र, जब फ्रांस गणतंत्र बना तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, वोट डालने का अधिकार मिल गया और जारशाही जो कि वंशानुगत होता था उसका शासन का अंत हो गया। अब कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी करके आप इस गणतंत्र की तुलना कर सकते हैं कि गणतंत्र में क्या क्या होता है। तो अगले अध्याय में अगले वीडियो में हम इसके आगे प्रकाश डालेंगे।